हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। बच्चों, आज हम लोग क्लास नाइन्थ चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन के जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं उनके सोल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करें, जो पहला क्वेश्चन हमारे पास, सब फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट चेंज्ड विद द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस टू हाफ। अगर हम दो बॉडीज़ के बीच की डिस्टेंस को आधा कर दें, ठीक है, सपोज करो हमारे पास दो बॉडीज़ हैं। ठीक है, हमारे पास दो बॉडी है, इसका मास m1 है और एक और बॉडी है जिसका मास m2 है। अगर हम लोग इनके बीच की डिस्टेंस सपोज करो r है, ठीक है, अभी जो डिस्टेंस है वो r है, तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा। अगर हम लोग सोल्यूशन की बात करें तो अगर इन दोनों बॉडीज़ के बीच की डिस्टेंस है तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन बॉडी, मान लेते हैं ये बॉडी A है, ये बॉडी B है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन ए एंड बॉडी ए एंड बी विल बी कितना होगा। हम लोग जानते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है, उससे अगर हम लोग देखें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से जो हमारे पास फार्मूला आएगा निकल के, फोर्स बिटवीन टू बॉडीज़ इज इक्वल टू, हमें पता है वो होता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। इस केस में इन दोनों बॉडी के बीच में जो फोर्स है वो ये है। ठीक है, अगर हम लोग, ठीक है, अब ये दोनों बॉडी के बीच में फोर्स है, इन दोनों बॉडी के बीच में, अगर इसने बोला अगर हम इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को आधा कर दें, अब बॉडीज़ को यहाँ पे ले आए हम लोग, मास दोनों बॉडी का सेम है, बस हम लोग डिस्टेंस को आधा कर रहे हैं। ठीक है, दोनों बॉडीज़ के बीच की डिस्टेंस को हम लोग आधा कर दें, मान लेते हैं नई डिस्टेंस जो है वो r/2 है, न्यू डिस्टेंस, ये न्यू डिस्टेंस है। तो अगर हम डिस्टेंस को हाफ कर दें, है ना, तो नया फोर्स कितना होगा। इफ डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज रिड्यूस्ड या हाफ, रिड्यूस्ड टू हाफ, मतलब हम उनके बीच की डिस्टेंस को हाफ कर दें, तो नई डिस्टेंस जो मैंने बोला r/2 हो जाएगी। तो नया फोर्स कितना हो जाएगा, तो आपका नया फोर्स जो हो जाएगा, नया फोर्स जो होगा, अब न्यू जो फोर्स होगा वो होगा F न्यू जो होगा वो जी m1 m2 बाई आर डैश का स्क्वायर, तो हो जाएगा जी m1 m2 r/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा जी m1 m2 r स्क्वायर बाई 4। तो अगर हम लोग सॉल्व करेंगे इसको तो ये ये 4 जो है ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 4g m1 m2 बाई आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, जो देखिए पुराना फोर्स ये है, ये पुराना फोर्स है, तो मतलब ये जो है ये F है, तो हम लोग लिख सकते हैं 4F। इट मीन्स जो F है ना, जो F डैश है, नया फोर्स जो है वो पुराने फोर्स का कितना है, 4 गुना है, 4 टाइम्स। तो उसने बोला था फोर्स का क्या हो जाएगा, नया जो फोर्स होगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा, फोर्स विल बी इंक्रीज्ड 4 टाइम्स। अगर हम लोग डिस्टेंस को हाफ करेंगे तो जो फोर्स होगा वो कितना टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, जो फोर्स होगा वो 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, न्यू फोर्स जो होगा 4F। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन ऑल ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस। ठीक है भाई, देन अ हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन अ लाइट ऑब्जेक्ट। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन ऑल ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस। भाई इसके कारण क्या है कि इसके बावजूद, है ना, हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन लाइट ऑब्जेक्ट, है ना। अगर एक हैवी बॉडी है, ठीक है, एक हैवी बॉडी है, हैवी, और एक लाइट बॉडी है, तो ये दोनों बोलते हैं कि अगर ऐसा है, अपन को पता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये होता है
न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। लेकिन फिर भी जो हैवी बॉडी होती है और जो लाइट बॉडी है वो सेम एक्सेलरेशन से नीचे गिरती हैं। इसका कारण ये है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है, या एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है, एक्सेलरेशन पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू जो ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है Gm/r²। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो होता है कैपिटल G बड़ा M r²। ठीक है, तो जो G की वैल्यू होती है, जो G की वैल्यू है, स्मॉल g की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो G है, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ बॉडी। अगर ये बॉडी का मास स्मॉल m है और इस बॉडी का मान लेते हैं मास कुछ भी, अगर इस बॉडी का मास m है, इस बॉडी का मास m डैश है, तो इन दोनों बॉडीज़ के मास पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, चाहे वो लाइट बॉडी हो चाहे, तो बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट, सो ऑल द बॉडीज फॉल्स विद द सेम एक्सेलरेशन। इसका मतलब जो हैवी बॉडी होगी, हैवी बॉडी हो चाहे वो लाइट बॉडी हो, हैवी बॉडी हो या फिर लाइट ऑब्जेक्ट हो, हैवी ऑब्जेक्ट और लाइट ऑब्जेक्ट दोनों सेम एक्सेलरेशन से नीचे गिरेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सेम फॉर ऑल ऑब्जेक्ट। इसका कारण है क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मास। ठीक है, तो इसका रीज़न है, इसका आंसर अपन लिखेंगे, इसका आंसर हमें लिखना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सेम फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो हमें बताना है कि दो हैवी बॉडी और लाइट, हैवी बॉडी जो है वो गिरती क्यों नहीं है ना, हैवी बॉडी फास्ट क्यों नहीं गिरती है, किसकी तुलना में, लाइट बॉडी की तुलना में। तो अपन लिखेंगे, हम लोग आंसर लिखेंगे द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सेम फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इसका कारण क्या है, इट है ना, इज सेम, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जो जी है वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, बेसिकली इट इज़ द मास ऑफ प्लैनेट। जैसे अगर अपन अर्थ की बात करें, अर्थ की रेडियस r है, इसका मास कैपिटल M है, तो ये अर्थ पर ग्रेविटी की वैल्यू होती है, फार्मूला है, ठीक है। अर्थ पर ग्रेविटी की ये वैल्यू है, ग्रेविटी या जी की वैल्यू होती है, और ये प्लैनेट के ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करती है, प्लैनेट के मास पे डिपेंड करती है। देयरफॉर, है ना, देयरफॉर, इसलिए देयरफॉर ऑल बॉडीज, सभी जो बॉडीज होती है, देयरफॉर ऑल बॉडीज फॉल विद द सेम एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, इसलिए सभी बॉडीज होती हैं सेम एक्सेलरेशन से गिरती हैं, चाहे उनका मास छोटा हो चाहे बड़ा हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मासेस, उनका मास कुछ भी हो, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा, है ना। दिस इज वाई अ हैवी बॉडी, ठीक है, जो हैवी बॉडी होती है, इसका कारण यही है कि जो हैवी बॉडी है, दिस इज वाई हैवी बॉडी डज नॉट फॉल फास्टर देन
लाइट बॉडी, ठीक है, लाइट बॉडी, इसलिए जो हैवी बॉडी है वो लाइट बॉडी की तुलना में तेजी से नहीं गिरती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हो गया। अब बात करें हम लोग थर्ड क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड 1 kg ऑब्जेक्ट द अर्थ सरफेस, मास ऑफ द अर्थ इज 6 × 10⁻, रेडियस ऑफ द अर्थ इतना, ठीक है। तो हमें दे रखा है सॉल्यूशन में अपन जब हम करेंगे तो गिवन क्या है, गिवन डाटा हम लोग यूज़ करेंगे। मास ऑफ द अर्थ का मास दे रखा है कैपिटल M मान लेते हैं, वो है 6 × 10⁻24 kg, ठीक है, मास ऑफ द अर्थ। रेडियस ऑफ द अर्थ दे रखा है 6.4 × 10⁻4 मीटर, ये दे रखा है अर्थ की रेडियस। और एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसका मास कितना है, ऑब्जेक्ट का मास दे रखा है, ऑब्जेक्ट का मास 1 kg, ठीक है। तो हमको इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन साहब, है ना, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास फार्मूला होता है F=G/m/m/r²। ये सब वैल्यूज हम लोग पुट करते हैं। जी की वैल्यू तो फिक्स है, पता है हम लोग को 6.67, है ना। m की वैल्यू दे रखा है 6 × 10⁻24, स्मॉल m की वैल्यू दे रखा है 1, रेडियस दे रखा है 6.4 × 10⁻6², ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब इसको सॉल्व कर दें हम लोग, मल्टीप्लाई करें, तो अगर हम लोग इसका इससे मल्टीप्लाई कर दें, पावर को पावर से सॉल्व कर देंगे, ठीक है, पावर को पावर से सॉल्व करेंगे, इसको इससे सॉल्व करेंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 6 का, 6 7 जा 42, ठीक है, 6 7 जा 42, तो 6 7 जा मल्टीप्लाई करना है, 6 7 जा 42, कैरी 4, 6 6 जा 36 और 4 40, कैरी 4, 6 6 जा 36। तो ये डेसिमल लगा देंगे 2 डिजिट बार, और पावर को जब सॉल्व करेंगे 24 में से 11 माइनस कर देंगे तो बचेगा 20, कितना बचेगा 13, ये बचेगा 13, ठीक है, बचेगा 13। और नीचे कितना आएगा 6.4 × 6.4 × 10⁻12 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग सॉल्व करें आगे फर्दर तो 40.10⁻13 अपॉन में ये इसको सॉल्व करना है। अब हम लोग सॉल्व करें, 6 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 496 आई थिंक्स आएगा। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, इतना आएगा। और यहाँ 10⁻12, तो ये पावर इससे माइनस हो जाएगी, ये पावर इससे माइनस करोगे तो ये जाएगा 10⁻13 -12, और नीचे तो ये जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो लगभग ये जो आंसर आता है 9.7, इसको इससे डिवाइड करना, ठीक है, इसको इसमें डिवाइड करेंगे, इसमें इससे डिवाइड करना, ये आएगा इंटू 10 की पावर, ठीक है, इनकी इंटू 10 टू पावर जो आएगा, ये सॉरी ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी 0.97, और ये पावर यहाँ जब माइनस करोगे तो 10 की पावर 1 आएगी, और जब हम इसके से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को बेटा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो हमारे पास आंसर आया, जो फोर्स लग रहा है इन दोनों बॉडी के बीच में, वो आ रहा है 9.8 न्यूटन आएगा। फोर्स है ना, फोर्स है तो ये न्यूटन में आएगी इसकी यूनिट, ठीक है, न्यूटन फोर्स
ये जो वैल्यू आ रहा है लगभग ये जो आंसर आएगा 9.8 न्यूटन। तो फोर्स बिटवीन अर्थ एंड 1 kg मास इज नियरली 9.8 न्यूटन। ठीक है, कितना लगता है? 9.8 न्यूटन फोर्स लगता है अर्थ और उसके बीच में फोर्स का जो आंसर है वो F इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। ठीक है, तो ये सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें अगर हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है द अर्थ एंड मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद अ फोर्स दैट इज ग्रेटर और इक्वल और सेम द फोर्स विद द विच द मून अट्रैक्ट द अर्थ। देखिए इस क्वेश्चन में बोला है कि अर्थ और मून एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास मून है, ये मून है और ये अर्थ। तो इसने बोला कि मून जिस फोर्स से मून अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ और इसी तरह अर्थ भी इसको अट्रैक्ट कर रही है। तो इसने बोला है कि अगर ये दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है तो डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद द फोर्स दैट इज ग्रेटर और इक्वल टू। तो अगर अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है या मून अट्रैक्ट कर रहा है, सॉरी, अगर मून अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है तो उसी फोर्स से, सेम फोर्स से, मान लो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो F है। ठीक है, मून अर्थ पे जो फोर्स लगा रहा है वो F है। मून जो अर्थ पे फोर्स लगा रहा है उसकी वैल्यू कितनी है? F है। तो अर्थ भी मून पे उतना ही अट्रैक्शन फोर्स लगाएगी। ठीक है, अर्थ भी मून पे उतना ही फोर्स लगाएगी। सो द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद द सेम फोर्स। ठीक है, विद विच मून अट्रैक्ट द अर्थ। तो इसका आंसर ये है कि अर्थ अट्रैक्ट, डज द अर्थ, तो इसका आंसर हो जाएगा द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद द सेम फोर्स, विद विच द मून अट्रैक्ट द अर्थ। तो इसका आंसर लिखेंगे द अर्थ अट्रैक्ट द मून with the same force with the same force with which the moon attracts the earth। ठीक है, बिकॉज इसका रीजन है बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स, gravitational force between two bodies is equal in magnitude, है ना। बिकॉज जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है दोनों बॉडी के बीच में वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है। बिकॉज टू बॉडीज इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड में दोनों फोर्स बराबर होते हैं। ये वाला फोर्स अर्थ का मून पे, मून का अर्थ पे, ये दोनों जो फोर्स होंगे वो बराबर होते हैं और डायरेक्शन अपोजिट होती है ना। तो अपने काम करते हैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। तो सो जितने फोर्स से मून अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ को उतने ही फोर्स से अर्थ भी अट्रैक्ट करेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ये। ठीक है, द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद द सेम फोर्स विद विच द मून अट्रैक्ट द अर्थ। जिस फोर्स से मून अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है उसी फोर्स से कौन अट्रैक्ट करेगा? अर्थ भी मून को अट्रैक्ट करेगी। बिकॉज फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो है जो दोनों बॉडी में जो फोर्स लगता है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है और अपोजिट इन डायरेक्शन होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ द मून अट्रैक्ट द अर्थ, व्हाई डज द अर्थ डज नॉट मूव टुवर्ड्स द अर्थ।
देखिए अपन को पता है सेम क्वेश्चन ऊपर वाला, जैसे मून है और ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, मून अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ को और अर्थ भी अट्रैक्ट कर रही है मून को, फिर भी ये दोनों, फिर भी जो अर्थ है वो मून की तरफ मूव क्यों नहीं करेगी, और है ना, क्यों नहीं करती, दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है सेम लगता है। तो देखिए फोर्स तो दोनों पे सेम लग रहा है, फोर्स दोनों बॉडी के बीच में इक्वल है, ठीक है, लेकिन मून का मास अगर स्मॉल एम है और अर्थ का मास कैपिटल एम है, तो देखिए फोर्स बिटवीन, है ना, फोर्स अगर हम लोग बात करें इसके सॉल्यूशन की, तो फोर्स फोर्स ऑन मून ड्यू टू, फोर्स ऑन मून ड्यू टू अर्थ, ड्यू टू अर्थ कितना है, ड्यू टू अर्थ एफ है। सिमिलरली फोर्स ऑन अर्थ, अर्थ ड्यू टू मून, वो भी एफ ही तो है, दोनों की वैल्यू सेम है, इन दोनों बीच में जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू तो एफ ही है बेटा, है ना, ये वैल्यू एफ ही है। बट अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, according to second law, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू एम ए होता है, होता कि नहीं होता, F इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ से अगर हम लोग A की वैल्यू निकालें, A की वैल्यू आएगी F बाई एम, मतलब फोर्स अपॉन मास। तो जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा, देखिए डिवाइड में फोर्स तो सेम है, ठीक है, दोनों केस में फोर्स तो सेम है बट मास अलग अलग है। तो जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा, जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा उसका फोर्स कम होगा या एक्सीलरेशन कम होगा, ठीक है, जिस बॉडी का फोर्स ज़्यादा होगा, ठीक है, इफ़ मास, अगर मास ज़्यादा होगा, मास ज़्यादा होगा तो एक्सीलरेशन कम होगा और मास कम होगा तो एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा। तो इस केस में अगर हम लोग बात करें दोनों केस में, इन केस ऑफ अर्थ और इन केस ऑफ मून, तो अर्थ के केस में और मून के केस में अगर हम लोग बात करें, है ना, तो अगर हम लोग मून का एक्सीलरेशन की बात करें, मून का एक्सीलरेशन ऑफ मून, मून होगा F बाई स्मॉल एम, और अर्थ का एक्सीलरेशन की बात करें अर्थ, तो हो जाएगा F बाई कैपिटल एम, ठीक है। तो इस सिंस मास ऑफ द अर्थ इज ग्रेटर, है ना, क्योंकि सिंस मास ऑफ अर्थ इज ग्रेटर, ग्रेटर देन मास ऑफ मून, क्योंकि अर्थ का मास मून के मास से ज़्यादा है, सो द एक्सीलरेशन ऑफ द अर्थ इज very less as compared to moon। ठीक है, तो क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अर्थ का मास बहुत बहुत ज़्यादा है, इसलिए ए की वैल्यू बहुत कम होगी, या हमें अर्थ जो है वो मून की तरफ अट्रैक्टेड होती हुई नज़र नहीं आएगी, ठीक है, इसलिए उसका अर्थ का जो मोशन है अट्रैक्ट तो कर रही है, लेकिन अर्थ का जो मोशन है टुवर्ड्स द मून वो अपन को नोटिस नहीं होता है, क्योंकि एक्सीलरेशन की वैल्यू बहुत कम है, ठीक है, अपॉन वाली क्वांटिटी बहुत ज़्यादा अगर हो जाएगी तो इसकी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। तो अपन लेंगे मास ऑफ द अर्थ इज ग्रेटर देन मास ऑफ मून, सो द एक्सीलरेशन ऑफ अ अर्थ, सो एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ऑफ अर्थ इज smaller, is much smaller, ठीक है, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, अर्थ का बहुत कम होगा, इसलिए उसका मोशन हमें नज़र नहीं आएगा, इसलिए नोटिफाई नहीं होता, या अर्थ डज नॉट मूव, सो अर्थ, ऐसे लिख सकते हैं, सो अर्थ डज नॉट मूव्स, so earth does not moves towards moon, so earth does not moves, so
अर्थ, सो अर्थ, है ना, सो अर्थ डज नॉट मूव टूवर्ड्स मून। ठीक है, तो ये फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर हो गया।